यस, सो सेंटर ऑफ मास के बाद नया जो कंसेप्ट हमें पढ़ना है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, अगेन जितना इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ मास था उतना ही इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है. एक्चुअली इनर्शिया वर्ड हम पढ़ चुके हैं, करेक्ट? ओके, क्या था इनर्शिया? थोड़ा बहुत याद है? रेजिस्टेंस. यस, ओके, उसका जो स्टेट है वेदर इट इज इन मोशन और से स्टेशनरी, उसको रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, ओके, दैट इज इनर्शिया. वो हमने देखा था. और हमने ये भी देखा था कि इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी. ओके, जितना ज्यादा मास होगा उतना रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, जो इनर्शिया है, वो ज्यादा होगी. इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. ये हमने देखा था, वही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में भी देखा था, 9th में भी देखा था. इनर्शिया डन. अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो एक्चुअली इनर्शिया में हम क्या कर रहे थे, कोई बॉडी स्टेट में, कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको अगर हम मोशन में लाए तो वो रेजिस्ट करेगी, और वो जो रेजिस्ट करेगी उसी को हमने इनर्शिया बोला था, दैट प्रॉपर्टी. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हमें स्टॉप करना है तो वो भी स्टॉप होगी नहीं इजीली, वो भी रेजिस्ट करेगी, क्योंकि चल रही है तो चलने का ही उसको इंटेंशन रहेगा. ओके, तो वो भी क्या है हमारी प्रॉपर्टी, इनर्शिया. सेम वे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या, कोई बॉडी कोई एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है. फिर से, कोई बॉडी कोई एक्सिस के अराउंड रोटेट ऑलरेडी कर रही है, पहले मान लो ऑलरेडी रोटेट कर रही है. अब हमें उसको स्टॉप करना है. अब अगर हमें उसको स्टॉप करना है तो स्टॉप करने के लिए हमें उसको टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा. जैसे वहां पर कोई बॉडी मोशन में है, उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता था. तो रोटेशनल में हमने उस फोर्स का एनालॉग टॉर्क देखा था. फोर्स का एनालॉग क्या होता है, टॉर्क. टॉर्क इज नथिंग बट, से फॉर्मूला में देखे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जैसे हम वर्क डन फाइंड करते थे वैसा ही है, फोर्स इंटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द टॉर्क. सो वहां पे हम फोर्स लगाएंगे तो काइनेटिक मोशन, जो लीनियर मोशन हो रही थी, वो स्टॉप हो जाएगी. वैसे ही यहां पर हम जो टॉर्क लगाएंगे तो वो रोटेशनल मोशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. डन. और स्टॉप ही है ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट ऐसा ही है, लेकिन उसको हमें पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड में रोटेट करवाना है. डन. ओके, तो वो जो रोटेट करवाना है उसके लिए हमें टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा. डन. ऑब्वियसली वहां पर अगर स्टेशनरी में हो और मोशन करवाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा. वैसे ही यहां पर स्टेशनरी है और एंगुलर मूवमेंट और से एंगुलर मूवमेंट और से एंगुलर मूवमेंट, बोलिए मूवमेंट नॉट मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट और से एंगुलर मोशन करवानी है तो हमें टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा. ये जो टॉर्क होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मतलब जितनी ज्यादा बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उतना ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा. अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऐसे एंगुलर मोशन कर रहा है कोई बॉडी, और उसको हमें स्टॉप करना है तो उसकी पर्टिकुलर एंगुलर मतलब उसकी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी. वो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमें टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा टू स्टॉप इट. और अगर उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी तो उसको हमें कम टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा टू स्टॉप इट. सिंपल, समझ में आ गया? ये जो लिखा हुआ है वो तो समझ रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट वाइज समझे. जैसे वहां इनर्शिया था वैसा ही है, वहां पे हमें फोर्स लगाना पड़ता था तो कोई मूविंग बॉडी रेस्ट में होती थी और रेस्ट वाली बॉडी मूव करती थी, तो यहां पर हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा. कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा? जैसे वहां पर बॉडी बहुत खतरनाक स्पीड में जा रही है और उसको तुम्हें स्टॉप करना है, ओके, तो ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा. वैसे ही यहां पर क्या है कि कोई बॉडी घूम रही है तो वहां पर उसका जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा. अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो कम लगाना पड़ेगा. अंडरस्टूड? ओके, तो पढ़ते हैं. देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी है विच एक्सप्रेस इज द बॉडीज टेंडेंसी. वो क्वांटिटी क्या एक्सप्रेस कर रही है? बॉडी की टेंडेंसी. ओके, कि वो क्या करेगी, जैसे इनर्शिया भी क्या था, टेंडेंसी ही थी. ओके, सो बॉडीज टेंडेंसी टू रेजिस्ट, अगेन वही आया रेजिस्ट, एक्सटर्नल एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क. तो एंगुलर
एक्सेलरेशन और टॉर्क अप्लाई करेंगे उसको वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। वो प्रॉपर्टी है हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर से ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है। ओके, ये प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है, क्या कर रही है, ये रेजिस्ट करेगी। किस चीज को रेजिस्ट करेगी, एंगुलर मोशन को रेजिस्ट करेगी। डन। ओके, फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ क्वांटिटी। क्या है वो, सवाल पूछो पहले, व्हाट इज इट, तो भाई इट इज अ क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ क्वांटिटी विच क्या करती है वो, व्हाट के बाद से व्हाट ही है और फिर वापस भी व्हाट दूसरा ही क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेसेस द बॉडीज टेंडेंसी टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क। कि एक्सटर्नल, पहले व्हाट से क्वेश्चन पूछा कि क्या है वो, तो हमने बोला कि एक क्वांटिटी है। फिर वापस व्हाट डज इट डू, क्या कर रही है वो, तो फिर भी हम वापस उसका आंसर क्या देंगे, वो रेजिस्ट कर रही है। अगर एक्सटर्नल एंगुलर टॉर्क और एक्सेलरेशन आना हो तो उसको वो रेजिस्ट करेगी। वो प्रॉपर्टी ही और वो क्वांटिटी ही क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डन, समझ में आया, पक्का। अभी उसी के बेस पे हम न्यूमेरिकल और वो सब गिनेंगे तो समझ में आ गया। डन, फिर से एक बार पढ़ लेता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी है, विच एक्सप्रेस इज द बॉडीज टेंडेंसी टू रेजिस्ट, मतलब वो बॉडी की एक रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको बता रही है। ठीक है, किस चीज को रेजिस्ट करने की, रेजिस्ट एक्सटर्नल एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सटर्नल वर्ड भी गोली मारो, एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क। एक्सटर्नल एंगुलर एक्सेलरेशन हम कितना दे रहे हैं या एक्सटर्नल टॉर्क हम कितना दे रहे हैं, तो एक्सटर्नल टॉर्क हम जो देंगे उसको रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टी है, वो रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल, पक्का। ओके, देखो एक सिंपल एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक सिलेंडर है, जस्ट लाइक ये पेन है ऐसा समझो। ओके, अब ये एक्सिस के अराउंड में हम उसको रोटेट करवाने वाले हैं। तो कैसे रोटेट करवाएंगे, इजी है, ऐसे ऐसे करके रोटेट करवाएंगे। कितना इजी है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके रोटेट करवा दें, इजी है। हमें फोर्स तो लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा, लेकिन ये टॉर्क क्या होगा, कम होगा। लेकिन हमने एक्सिस ये वाली ले लिया, ये वाली वर्टिकल एक्सिस ले ली। अब वर्टिकल एक्सिस के अराउंड उसको हमें रोटेट करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, ये वर्टिकल एक्सिस है और वैसे ही जाना है, तो तुम कैसे जाओगे, ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके आगे बढ़ना है और ऐसे करके आगे बढ़ना है। तो ये वाला इजी है, करेक्ट। ये क्या है, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये ऐसे सर्कल दिखाया हुआ है ना, तो मतलब ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट करते करते आगे बढ़ रही है। और अगर ऐसे ही आगे बढ़ना हो, जैसे ऐसे रोटेट करते करते आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसे भी तो रोटेट करते करते आगे बढ़ सकती है। यहाँ से ऐसे गिर गया, फिर वहां से खड़ा हुआ, वापस गिर गया, वापस खड़ा हुआ, वापस गिर गया, वापस, ऐसे भी। ये वाला इजी है, करेक्ट। तो कौन सी एक्सिस के अराउंड में तुम फाइंड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो चलो आगे देखते हैं। अब उसको फाइंड कैसे करेंगे सो उसको फाइंड कैसे करेंगे, वेरी इजी। जहां तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, जो एक्सिस के अराउंड में तुम रोटेट करने वाले हो, वहां से तुम्हारा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है वो फाइंड कर लो। जैसे कि हमारा कोई एक पॉइंट मास है, कोई शेप साइज की बात नहीं चल रही है, पॉइंट मास एकदम एक पॉइंट ही है। डन, वो ऐसे ऐसे गोल गोल गोल, ये एक्सिस है, ओके, तो ऐसे गोल 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 घूम रहा है। डन, सो यहां उसके सेंटर से, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये रिंग का और वो सर्कुलर मोशन का यही होगा। ओके, तो वहां से ये डिस्टेंस कितना है, r। तो अगर मुझे ये मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको डिनोट करते हैं सबसे पहले I से। जैसे करंट को डिनोट करते थे कैपिटल I से, वैसे ही I से डिनोट करते हैं। सो I इज इक्वल टू क्या करना है, उसका मास और ये जो डिस्टेंस है, जो एक्सिस से घूम रहे हो, सपोज ये एक्सिस, ये एक मास है, तो ये मास ये एक्सिस के अराउंड में ऐसे घूम रहा है, तो एक पर्टिकुलर रेडियस हो गई। तो ये रेडियस जितना डिस्टेंस है, ये रेडियस, ये डिस्टेंस मतलब ये रेडियस, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास, मिल गया मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या
m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट्स इट। कैसे फाइंड करना है? उसका मास और जितना भी डिस्टेंस, इतना ज्यादा डिस्टेंस होगा, इतना कम डिस्टेंस होगा, व्हाटएवर, मास तो उतना ही रहेगा। तो एक्चुअली डिपेंड किसके ऊपर ज्यादा करता है? डिस्टेंस के ऊपर, कि जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस, मास का डिस्टेंस, मतलब जो एक्सिस के अराउंड वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है वहां से वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कंपेयर टू द मास। क्योंकि देखो जैसे यहाँ है, ऐसे घूम रहा है, तो ये d है, r ये है, और यहाँ है और ऐसे घूम रहा है, मास तो उतना ही है लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो हमारा फॉर्मूला क्या है? m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर। डन, ओके। सो फॉर्मूला हमारा बन गया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। डन। अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जहां पे बहुत सारे मास है, जस्ट लाइक दिस, इतने सारे मास है हमारे पास, तो क्या करेंगे? कोई एक सिस्टम है जिसमें ऐसे पर्टिकुलरली इतने सारे m1, m2, m3, m4, m5 इतने सारे मास है, तो क्या करेंगे? तो भी सिंपली ये सब कोई एक ही एक्सिस के अराउंड में घूम रहा है, हाँ ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगा r1, ये m2 जहां पे है वो r2, m3 जहां पर है वो r3, r4, r5, सबका गिनेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे? सबका सम कर देंगे कि 5 है तो ये घूम रहा है m1 r1 स्क्वायर, फिर दूसरा m2 r2 का स्क्वायर, m2 का स्क्वायर नहीं, हाँ सिर्फ r2 का स्क्वायर, देन तीसरा m3 इंटू r3 का स्क्वायर, प्लस चौथा m4 r4 का स्क्वायर, प्लस m5 r5 का स्क्वायर। डन, ओके। सो वैसे ही अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है हमारा, मतलब कोई एक बड़ा मास है, उसमें ऐसे मास फैला हुआ है पूरा, ओके, पूरा का पूरा स्प्रेडेड मास है, एक ही जगह पर नहीं है। जैसे सेंटर ऑफ मास में हम क्या बोल रहे थे कि एक ऐसा पॉइंट जहां पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, करेक्ट, ओके। अभी हम क्या बोल रहे हैं? जहां जहां पर भी मास फैला हुआ है, स्प्रेड आउट है, वहां से हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डन, ओके। चलो अब देखो, अगर सेम चीज है, ये जितने मास थे उतने मास मैंने ले लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं उसका ऐसे टेढ़ा कर दिया, ओके। कहने का मीनिंग क्या है? ये m1 एक्सिस से r1 डिस्टेंस पे था, लेकिन यहाँ पे r1 छोटा था, और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो वो अभी जैसे कि मैं ऐसे ले रहा हूं, ऐसे, तो ये डिस्टेंस, ये एक्सिस है, ये डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू दिस, ऐसा मानो, ओके। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, मास उतना ही है। समझो कि यहाँ पर वैसे तो थोड़े नंबर आगे पीछे हो गए, ये 3 और 2 5 है और यहाँ पे 6 हो गए, मान लो सेम है, 6 and 6 ऐसे है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि डिस्टेंस ज्यादा मैटर करता है, भले ही सेम मास हो। जो अभी मैं ऐसे बता रहा था वो, कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये एक्सिस है, तो ये ऑब्जेक्ट ये एक्सिस का राउंड में ऐसे घूम रहा है, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ऑब्जेक्ट का क्या होगा? इसका मास इनटू ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म, ओके। अगर ये एक्सिस से जिसके अराउंड वो घूम रहा है वो बहुत नजदीक होता ऐसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? अगेन वही, उसका मास उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कौन सा ज्यादा होगा? दूर होगा वो ज्यादा होगा या नजदीक होगा वो ज्यादा होगा? दूर होगा, करेक्ट। तो एक्सिस से जितना दूर जाता जाएगा ऑब्जेक्ट, उतना उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ती जाएगी। उसका मास तो वही रह रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है और हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो जो दूर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड, ओके। भले ही मास सेम रहे। डन, एंड दैट्स इट। और दूसरा जो समझाना था वो यूनिट क्या होगा? एनी गेस? इसका यूनिट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? मीटर पर सेकंड। क्यों? डिस्टेंस, अरे टाइम कहां से ले आए? केजी मीटर, केजी मीटर का स्क्वायर है ना भाई, केजी मीटर स्क्वायर। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इसका केजी, डिस्टेंस मीटर में होता है तो मीटर का स्क्वायर करना है, जो है वही करना है, तो केजी मीटर स्क्वायर। डन, ओके। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एंड यूनिट हमने देखा, ऐसा यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर।
अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे तो सबका सम कर देना है, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे तो n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का अलग अलग फाइंड करके सबका सम कर देना है तो टोटल हो जाएगा। एवरेज नहीं फाइंड कर रहे हैं हम, तो वापस कुछ डिवाइड नहीं करना है, हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें। डन? समझ में आ गया? तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इजी है? करेक्ट है? क्या समझने के लिए क्या है ये? अरे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है ना, उसको तुम गोल गोल घुमाओगे ना तो वो रेजिस्ट करेगा, वो जो रेजिस्ट करता है ना वही प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डन? सो हमने क्या बोला? इट इज द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस द टेंडेंसी टू रेजिस्ट, टू एक्सप्रेस द टेंडेंसी टू रेजिस्ट। क्या रेजिस्ट करेगा? एन एक्सटर्नल एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क, दैट्स इट। डन? तो ये डेफिनेशन से हम कंसेप्ट भी समझे, एट द सेम टाइम फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, कोई एक्सिस के अराउंड जिसके अराउंड में उसको घुमाना है या ऑलरेडी घूम रहा है, वो जो डिस्टेंस होगा वहां से ऑब्जेक्ट से वो एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय उसका मास, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे तो सबका सम कर दो, दैट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डन? क्लियर? चलो आगे देखते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। ओके, यस, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो ये क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन? देखो ये पढ़ के जितना अभी तुम्हें समझ में आ रहा है ना इजीली, ओके, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो बुक में से हमें समझ में आता है ना वो, और अभी जो तुम समझ रहे हो ना वो बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस है मतलब पढ़ तो वही रहे हो, एक ही चीज को समझ रहे हो, बट वो थोड़ा बहुत ऐसे रट्टा मारा हुआ और शायद तुम भूल जाओ, ऐसा है। ओके, और हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं तो वो ऐसे कि मैं नेक्स्ट ईयर भी अगर सपोज तुम्हें पूछूं कि भाई इनर्शिया क्या था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, तो तुम बोलोगे सर वो जो इनर्शिया था ना वो लीनियर के लिए था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर के लिए था, दोनों रेजिस्ट ही है। ओके, दोनों रेजिस्ट की टेंडेंसी है। तो कंसेप्ट समझो, नहीं तो तुम बुक में से सपोज ये भी चीज समझोगे रेडियस ऑफ जाइरेशन। अभी गायरेशन बोला जाता है मेरे से, क्यों? क्योंकि पहले में गायरेशन बोला था, फिर पता चला कि जाइरेशन बोला। ओके, दोनों प्रोनाउंसिएशन है एक्चुअली तो, ओके, बट मेजरली अभी जो चल रहा है दैट इज द जाइरेशन। ओके, सो रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये रेडियस ऑफ जाइरेशन भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, एक्चुअली है क्या वो समझो। वेरी इजी, जो वहां कंसेप्ट था वही कंसेप्ट है। जैसे कि हमारा एक मास है m, जिसका डिस्टेंस है जहां पे वो रोटेट हो रहा है, वो एक्सिस ये है तो उसका डिस्टेंस है r1, फिर ये m है दूसरा, उसका है r2, फिर इसका r3, r4, r5, ऐसे डिफरेंट है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना हो तो क्या करेंगे? I इज इक्वल्स टू m r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे। ये अभी हमने देखा मास सेम है तो मास सेम, अगर सेम ना हो तो जो हो वो लिख दो। अगर मास सेम है तो मास सेम लिखो, मास सेम ना भी हो, यहाँ पर सेम लिया है m ना लिया हो तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, लाइक दैट। सेम हो तो सेम लिख लो, m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर, जो हो बोलो। क्यों फॉर्मूला? हाँ, m कॉमन निकल जाएगा, करना तो प्लस ही है। अलग अलग लिया हुआ हो, 1 2 3 हो तो भी 1 + 2 + 3 करना है, और 2 2 2 हो तो भी तुम्हें 2 + 2 + 2 ही करना है, करना तो वही चीज है। डन? ओके, सो अब क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन में, कि अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन, नाम से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन, जाइरेशन को मारो बोली रेडियस मतलब एक डिस्टेंस है, तो पूरी बॉडी में एक डिस्टेंस, एक रेडियस ऐसी होती है, सिर्फ वहां से तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लोगे तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली मिल जाए। फिर से पूरी बॉडी, जैसे कि ये पूरी बॉडी है तो पूरी बॉडी में मास अलग अलग 5 जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पांचों का ऐसे फाइंड किया हमने। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट इन द सेंस रेडियस और से डिस्टेंस होता है, वो वहां से अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो तो पूरी बॉडी की ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड की ना, उतनी ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ ये पॉइंट से फाइंड कर लेंगे, उसकी जितनी हो जाएगी।
तो ये जो रेडियस, ये जो डिस्टेंस है, उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। मतलब कि मैंने ये पांचों का फाइंड किया ऐसे, डन। और मैं बोल रहा हूं कि पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मेरे पास तो स्प्रेड आउट जितने भी मास है वो है नहीं, लेकिन मेरे पास रेडियस ऑफ जाइरेशन है, तो वो कितना है, से के, डिस्टेंस है कोई, के क्या है, डिस्टेंस ही है, तो वो डिस्टेंस के है, तो उसके लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लूंगा। ओके, तो क्या करेंगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी हो वो इंटू के का स्क्वायर, डन। तो मुझे क्या मिल गया, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू के का स्क्वायर, मतलब क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी है, पूरे बॉडी की ही मिल गई, ये ऐसे टुकड़ों में फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक सेंटर ऑफ मास में हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ मास मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो हमने मान लिया कि पूरी बॉडी का मास यहां पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है जहां पे रेडियस ऑफ जाइरेशन गिवन है, डन। तो वहां से ही फाइंड कर लेंगे और बात खत्म। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया। सो वो उसके जैसा ही होगा। तो देखो डायरेक्टली I इज इक्वल टू इसका बॉडी का, पूरी बॉडी का टोटल मास m हो तो m के स्क्वायर। अगर ऐसे 5 बने हुए हो तो हम क्या बोलेंगे, 5 इंटू स्मॉल m। तो ये लिखा हुआ है कैपिटल M इज इक्वल टू n इंटू m, मतलब स्मॉल m क्या है, जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो, और n क्या है, नंबर ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, कितने हैं ऐसे। ओके, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला और यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा दोनों सेम है। सो क्या हो गया, ये हो गया m के स्क्वायर और ये पूरा हो गया, इसमें से जो m है वो सारा कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे m का फॉर्मूला लिखा n इंटू m, अगेन m कैंसल्ड हो गया, तो यहाँ पर n बाकी रहा है, वो n यहाँ नीचे चला गया, तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn का स्क्वायर दैट इज डिवाइडेड बाय n दैट इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। ये पॉइंट, ये इसमें क्या, ये तो मैंने बता दिया तुम्हें, रेडियस ऑफ जाइरेशन मतलब क्या, एक ऐसी रेडियस, एक ऐसा डिस्टेंस जहां से हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी फाइंड करें तो वो जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है वो सबका तुम सम करोगे और फाइनली जो बॉडी का टोटल करना पड़ेगा ना। अगर 5 ऑब्जेक्ट से बॉडी, पूरा बॉडी जो है वो 5 छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, तो तुम्हें 5 बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी पड़ेगी। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस m5 r5 स्क्वायर। ये 5 का किया, वो है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन हमारे पास फैसिलिटी ये है कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसा डिस्टेंस हो, वो डिस्टेंस को ही बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो वो डिस्टेंस से अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूं पूरे बॉडी का तो डायरेक्टली मिल जाएगा, ऐसा सम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर पूरी बॉडी का मास तो मुझे सपोज मान लो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 मिल के टोटल क्या होता है, कैपिटल M। ओके, तो वो जो कैपिटल M है इंटू रेडियस ऑफ जाइरेशन, सो m इंटू रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर, ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली मिल गई मुझे बॉडी की। समझ में आ गया। तो वैसे अलग अलग फाइंड किया, वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है, और अकेले रेडियस ऑफ जाइरेशन से फाइंड किया, वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है। तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। अगर यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट होते तो हम क्या बोलते हैं, अगर सेम मास के है तो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। अगर सेम मास के तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल मास इज इक्वल टू, जैसे टोटल मास 10 kg है और मैंने 2-2 kg के 5 ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, तो टोटल मास 10 kg और 2-2 kg के 5, तो यहाँ पे n क्या हो गया 5 और स्मॉल m क्या हो गया 2। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, सब आ गया, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा आया। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या कर रहे हैं, k लाना है तो स्क्वायर रूट में डाल दिया, तो स्क्वायर रूट में डाल दिया तो आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n। ये k क्या है, k ही तो है मेरा रेडियस ऑफ जाइरेशन। डन। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन को एक अनदर वर्ड भी दिया गया है जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर। देखो क्या किया तुमने, रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए तुमने किया क्या, तो k के लिए तुमने क्या किया, सबसे पहले तो स्क्वायर किया, सबसे पहले स्क्वायर किया ना। देखो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर, स्क्वायर पहले किया। फिर क्या किया, मीन निकाला। मीन कैसे निकालते हैं, 5 है, पांचों का सम डिवाइडेड बाय 5। तो वैसे ही यहाँ पे पहले स्क्वायर किया, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय जितने भी हो, n हो तो n, 5 हो तो 5, 10 हो तो 10, तो डिवाइड बाय n। तो पहले हमने स्क्वायर किया,
फिर हमने मीन किया और फिर लास्टली हमने रूट कर दिया। तो उल्टा है, उल्टा बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, करते हैं पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, लाइक दैट। डन। ओके, सो पहले स्क्वायर कर दिया तो रेडियस 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस 2 का स्क्वायर प्लस रेडियस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 लिए हुए तो डिवाइडेड बाई 3, तो ये मीन हो गया। पहले स्क्वायर किया फिर मीन हो गया, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया तो ये क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर। डन। तो रूट मीन स्क्वायर रेडियस ऑफ जायरेशन और सिंपली रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है पता चल गया। रूट मीन स्क्वायर रेडियस ऑफ जायरेशन पूछे तो तुम्हें ये फॉर्मूला लिखना है। सिंपली रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा हो तो तुम यहां से भी बोल सकते हो ना, I इज इक्वल टू m मास है k स्क्वायर, तो k क्या हो गया, k क्या हो गया, देखो यहां से दूसरा फॉर्मूला भी तुम इजीली डिराइव कर सकते हो। क्या है, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर है तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाई m, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ I बाई m। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो K का ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी। डन। सिंपल, समझ में आ गया, पक्का। आगे बढ़े। चलो। नाउ अब हमें डिफरेंट 2-3 थियरम देखने पड़ेंगे जिससे कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली फाइंड कर पाए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब क्या, ऐसा समझो कि कोई बॉडी का सेंटर ऑफ, सारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। बॉडी है, कोई भी बॉडी है, जैसे कि ये बॉडी है। ओके, अभी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है, सपोज यहां है, ऐसा मान लो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास पे ही एक्सिस है, ये एक्सिस आ गई। अब ये एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करेगा ऐसे, लाइक दिस, ये एक्सिस के अराउंड। ये तुम्हें पता है, अगर ये तुम्हें पता है, ये यहां पे ये बॉडी के अराउंड में ये घूम रहा है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, दैट वैल्यू यू ऑलरेडी नो। लेकिन तुम्हें पूछी है कौन सी, दूसरी कोई, कौन सी दूसरी कोई, जो पूछी है वो एक्सिस, जैसे यहां पूछी है ये एक्सिस के अराउंड में ये ऑब्जेक्ट घूमेगा तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। तो ये डिस्टेंस तो बढ़ गया, पहले तो यहीं घूम रहा था ऐसे, लेकिन अब तो इसके अराउंड में ऐसे घूमना पड़ेगा। ओके, तो ये जो एक्सिस के इसकी जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्सिस के ऊपर अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, वो एक्सिस मतलब ये एक्सिस और जहां ढूंढना है वो एक्सिस अगर एक दूसरे के पैरेलल है, अगर हो तो ही, अगर एक दूसरे के, ये देखो ये है एक्सिस, ये घूम रहा है और मुझे फाइंड करना है सपोज यहां, तो वो जो थी वो और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही तो है। अगर ऐसा होता मुझे ऐसे ऐसे फाइंड करना है तो पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि एक ऐसी है और दूसरी ऐसी है, परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन एक ऐसी है और दूसरी भी ऐसी ही है, दोनों ऐसी वर्टिकल लाइंस ही है, तो वो तो पैरेलल लाइंस हो गई। समझ में आ रहा है। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए पैरेलल लाइंस तो होनी चाहिए। तो सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये उसका सेंटर में सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास पे जो एक्सिस होगी वो एक्सिस के अराउंड उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता है, हमें पता है। और लेकिन पूछी कौन सी है, उसके पैरेलल कहीं पर भी, जैसे कि यहाँ पे एंड पे पूछी है, तो ये एक्सिस के अराउंड में ये ऑब्जेक्ट क्या ऐसे रोटेट करेगा, जैसे इसके अराउंड में ऐसे 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 रोटेट करेगा, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो जो सेंटर ऑफ मास वाली जो तुम्हें पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें सिर्फ ये ऐड कर दो। क्या, ये जो नया जो तुम्हें ढूंढना है, दैट I इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास पर रोटेट कर रही होगी, सेंटर ऑफ मास पर जो एक्सिस होगी वो एक्सिस के अराउंड में जो तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगी दैट इज ICM, वो तो गिवन ही होगी तुम्हें। उसमें तुम्हें क्या ऐड कर देना है, मास ऑफ द, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देनी है। तो कौन सी, मास ऑफ द बॉडी इंटू डी स्क्वायर। ये डी क्या है, तुम्हारी एक्सिस अभी जो है जिसके अराउंड में बॉडी रोटेट कर रही है वो, और जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस जहां पे ICM लिया हुआ है वो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है d, मतलब कि ये डिस्टेंस है d। अगर कोई मुझे बोले यही ऑब्जेक्ट में यहां फाइंड करो, यहां पे ये मैंने पेन रखी हुई है वहां पे, तो मुझे क्या कैसे मिलेगा वो, ये एक्सिस के अराउंड में ये ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा, सेंटर ऑफ मास पे कितनी है वो तो पता ही है मुझे, तो I इज इक्वल टू ICM तो लिख ही दूंगा, प्लस
कैपिटल एम भी लिख दूंगा, लेकिन डी कौन सा है, ये डी लूंगा मैं, इतना छोटा वाला, इतना बड़ा नहीं, इतना छोटा वाला डी लूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा। अंडरस्टूड? समझ में आया पैरेलल एक्सिस थ्योरम? मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए दो पैरेलल लाइन चाहिए। वो दो पैरेलल लाइन में एक पैरेलल लाइन जो एक मेन एक्सिस है, मतलब ये बॉडी है, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास सपोज यहां पर है, वो सेंटर ऑफ मास पर जो एक्सिस होगी उसके अराउंड में ये जो बॉडी रोटेट करने वाली है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एक्सिस के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें ऑलरेडी पता है, और तुम्हें पूछा है कि भाई यहां फाइंड करो, यहां करो, यहां करो, यहां कहीं पर भी करो, तो कहीं पर भी मैं इसको रखूंगा, ये लाइन तो ये लाइन के पैरेलल ही होगी। अगर मैंने ऐसे रख दिया हॉरिजॉन्टल और यहां पर ये थी वर्टिकल, तो भाई ये पैरेलल नहीं है, तो नहीं मिलेगी, उसके लिए दूसरा थियरम है, वो बाद में देखेंगे। अभी ये तो समझो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैसे लाना है, वो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, आई एट सेंटर ऑफ मास, तो ICM प्लस यहां इसके अराउंड में ढूंढना है, तो इसके अराउंड में मास ऑफ द बॉडी प्लस यहां से ये जो एक्सिस थी यहां से वो एक्सिस के बीच में जितना ये डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। दैट्स इट, डन। समझ में आ गया? पक्का? डाउट हो तो बोलो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने फिर। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोल रहा है? अगेन हमारे पास एक शीट जैसा एक ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑलरेडी है। क्या बोल रहा हूं? दो परपेंडिकुलर एक्सिस है। कौन से प्लेन में है? जो ऑब्जेक्ट है वही प्लेन में है। समझो, में ऑब्जेक्ट है वो प्लेन में है का मीनिंग क्या हुआ? इसको क्या हो रहा है बार बार? सब कुछ तो बंद कर दिया। ये अभी आवाज आई ना, लेकिन ये ऑन हुआ कूलिंग, आई थिंक सो। ये लो, चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा हमने, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखते हैं। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसी की प्लेन में, वही प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन है। वही प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तुम्हें दिखे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट है, इसमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो कैसे होगी? सपोज ये ऐसी है और दूसरी ऐसी है, दोनों परपेंडिकुलर हो गई। डन। एक एक्सिस ऐसी है जो यही प्लेन में है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसी प्लेन में ये है और इसी प्लेन में ये भी है, तो दो एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है। तो वो दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड में तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। मतलब सपोज ये IX है, ये IX है और ये IY है। IX और IY क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। वो दोनों एक्सिस के अराउंड तुम्हें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो कितना है से x के अराउंड में IX प्लस y के अराउंड में IY, वो दोनों का सम करोगे तो वो दोनों जो एक्सिस है उसके भी परपेंडिकुलर जो तीसरी एक्सिस होगी, वो तीसरी एक्सिस के अराउंड में तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ मिलेगा। जैसे कि ये मैंने तुम्हें बताया, ये एक था, एक एक्सिस, उसके ही परपेंडिकुलर ये दूसरी एक्सिस, तो IX पता है मुझे, ये IY भी पता है, तो IZ कितना होगा? IX प्लस IY। तो Z कौन सी है? अगर ये X है, ये Y है, तो Z कौन सी होगी? ये है। इसके अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे कितना होगा? तो तुम्हें अगर X और Y का पता है तो तुम ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो नाम के अकॉर्डिंगली ये है, वहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम था, तो दो पैरेलल एक्सिस थी, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो तीनों के XYZ तीनों के तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक ही प्लेन में दो एक्सिस है X एंड Y। जैसे कि ये मेरा एक प्लेन है, तो ये प्लेन में है ना, ये सपोज X है और ये वर्टिकल Y है, तो Z ऐसे बाहर निकल रहा होगा। एक प्लेन में दो हो सकती है, तो वो दो है, वो दोनों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है, तो IX और IY पता है, तो IX प्लस IY कर लो, तो जो आंसर मिलेगा दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड परपेंडिकुलर, वो दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर जो तीसरी एक्सिस होगी वो उसके अराउंड में तुम्हें मिल जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? अब ये जो एक्सिस है वो
ऑब्जेक्ट के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, वही सेम प्लेन में है। एक्स जो y है वो भी ऑब्जेक्ट के साथ परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं है, वही प्लेन में है। लेकिन जो z है वो ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर है। ये ऐसा था और z ऐसा है। डन? तो परपेंडिकुलर हो गया ना, समझ में आया? पक्का? तो ये दो थियरम हमने पढ़ी। नाउ नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ, अब थोड़े थोड़े ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के लिए तुम्हें देखना है कि कैसे ढूंढ सकते हैं। बाकी सब कुछ याद रख लेना है, क्योंकि अभी तो मैं दिखा रहा हूं कि वो सब आया कैसे, लेकिन सबके लिए हम ये नहीं देखेंगे कि आया कैसे, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। सो तुम्हें क्यों, क्योंकि वो कैलकुलेशन उसके बाद न्यूमेरिकल, वो तो अलग ही है। ओके, तो हम डायरेक्टली वैल्यू याद रख लेंगे कि भाई ऐसा ऑब्जेक्ट हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगी, ऐसा ऑब्जेक्ट हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगी। हाँ, अगर शेप फिक्स्ड ही नहीं है तो इरेगुलर शेप के लिए तो हमने देखा ना क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट का मास इनटू वो ऑब्जेक्ट की एक्सिस से डिस्टेंस जितनी भी हो वो डिस्टेंस का स्क्वायर और दोनों का मल्टीप्लाई, तो वैसे मिल जाएगी इरेगुलर शेप होगा तो। लेकिन अगर रेगुलर शेप है, कहीं पर तुम्हें स्फीयर दिया हुआ है, कहीं पर तुम्हें सिलेंडर दिया हुआ है, कहीं पर तुम्हें रॉड दिया हुआ है, कहीं पर तुम्हें शीट दी हुई है, कहीं पर तुम्हें रिंग दी हुई है, वो सारे केस में हम डायरेक्टली याद ही रख लेंगे। ओके, और फिर फॉर्मूला में यूज करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो देखो सबसे पहले रिंग के लिए देखते हैं। तो देखो ये रिंग है, ये रिंग है, सपोज हमारी रिंग है, और ये एक्सिस के अराउंड में उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ओके, ये हमारी रिंग है, ये रिंग की ये एक्सिस है और ये रिंग है, तो उसके ये रिंग घूम रही, रिंग भी घूम रही है उसके एक्सिस के अराउंड, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? तो हमने मान लिया कि ये यहां से सेंटर से उसका पर्टिकुलर एंड वाला जो पॉइंट होगा उसकी रेडियस होगी r, और वो छोटे मास को, पूरा मास तो है नहीं, वो तो छोटा मास है, तो छोटे मास को हमने बोल दिया dm। तो di छोटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगी ना छोटे से मास के लिए, सो di क्या मिलेगा मुझे? वही फॉर्मूला, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस है r, तो r का स्क्वायर इंटू dm। डन? अभी ऐसे तो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स होंगे एक रिंग में, ये रिंग है, ये रिंग में ये एक मास है, फिर उसके बाजू में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सरफेस की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मास है, ये मास है, ये मास है, बहुत सारे मास होंगे। सो इनफाइनाइट मास होंगे और वो ये एक्सिस के अराउंड में ऐसे रोटेट कर रही है। समझ में आ रहा है? ओके, सो इनफाइनाइट होंगे, तो इनफाइनाइट मास के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? सबका सम करना पड़ेगा। तो इतने सारे का सम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। सो नाउ वी विल डू इंटीग्रेशन। किसका? इसी का। तो इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर। ओके, सिंपल इंटीग्रेशन जो हमने डिस्कस किया था वैसा ही है। अगर इंटीग्रेशन dx हो तो उसका आंसर x आता था, इंटीग्रेशन dt हो तो उसका आंसर t आता था, वैसे इंटीग्रेशन di है तो उसका आंसर क्या आएगा? i। ओके, यहां पर r स्क्वायर कांस्टेंट, r तो कांस्टेंट है तो r स्क्वायर को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन dm तो उसका आंसर क्या आएगा? m। ओके, सो i इज इक्वल टू m r स्क्वायर। तो ये तो कैसे आया वो, अब मैंने जैसे बताया सबके लिए हम ऐसे करने नहीं बैठेंगे, कहाँ कितना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन तो नहीं आएगा लेकिन कितना इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम डायरेक्टली याद रखेंगे कि भाई रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर। क्या है निर्भय? एम आर स्क्वायर। किसके लिए? रिंग के लिए। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम आर स्क्वायर। डन? ओके, देखो अब अगर ये रिंग के वर्टिकल एक्सिस में पूछे, मतलब कि बहुत बार रिंग निकालनी पड़ रही है। अच्छा देखो, ये रिंग थी, ये एक्सिस थी, तो वो ऐसे रोटेट हो रही थी, ऐसे, करेक्ट? ओके, लेकिन अब वो एक्सिस के, ऐसे एक्सिस के अराउंड में नहीं, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड में, मतलब से डाया के अराउंड में रोटेट हो रही है। मतलब कैसे? यहाँ वर्टिकल एक्सिस होगी तो ऐसे रोटेट हो, ऐसे रोटेट हो। हाँ ओके, डन। ये पहले कैसे रोटेट हो रही थी? ऐसे ऐसे। अब ये डाया बीच में होगा, उसके अराउंड में ऐसे रोटेट हो रही है, ये बीच में डाया होगा ऐसे, तो ऐसे रोटेट हो रही है। तो क्या वैसे ही? ओके, तो वैसे अब देखो क्या है, ये रिंग के अराउंड में ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है। और इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे, ऑब्वियसली, ये तो यूनिफॉर्म शेप है,
सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर ये जो सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस पर है वो एक्सिस के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो अभी ही तुमने फाइंड कर लिया, वो एक्सिस में तो अभी फाइंड किया ना हमने, ये I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वो किसके लिए फाइंड किया, ध्यान से, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर किसके लिए फाइंड किया, ये सेंटर पे एक्सिस है उसके अराउंड में फाइंड किया हमने। तो ये एक्सिस के अराउंड में, मतलब ऐसे एक्सिस होगी उसके अराउंड में ऐसे घूम रही है, उसके लिए हमने फाइंड कर लिया। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गई, डन, ओके। तो ये जो अभी एक्सिस मैं फाइंड करना चाह रहा हूं वो, और जो ऑलरेडी मुझे पता थी ये एक्सिस, जो एक्सिस पर मुझे पता है वो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। देखो ये एक्सिस है, ऐसे घूम रही थी, और अभी ऐसी एक्सिस है, तो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लगा सकते हैं। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्टली Ix, ये सेंटर ऑफ मास था, ये सेंटर ऑफ मास पे तो हमें पता है mr स्क्वायर होता है, तो सेंटर ऑफ मास x और इसी के अराउंड में ऐसे y है, ऐसा समझ, तो वो तो दोनों सेम ही हो जाएगा। देखो फिर से क्या, इसके अराउंड में मुझे पता है वो कितना आया mr स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने ऐसी वर्टिकल एक्सिस रखी, तो ऐसे घुमा रहा हूं, तो कैसे घुमा रहा हूं, ऐसे, डन। अब मैं वर्टिकल एक्सिस नहीं रख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रख रहा हूं, लाइक दिस, ऐसे, तो अब कैसे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे, डन। देखो कितने अलग अलग तरीके से घुमाया, पहले तो सिर्फ ऐसे ऐसे किया, फिर हमने ऐसे ऐसे किया, ओके, और फिर एक ऐसे ऐसे किया, डन। तो जो मैं ऐसे घुमाने वाला हूं, ऐसे, ये, और जो ऐसे घुमाऊंगा ये दोनों में तो सेम ही फोर्स लगेगा ना, दोनों में तो सेम ही फोर्स लगेगा। मैं ऐसे घुमाऊं तो यहां से धक्का मारूंगा, यहां से पीछे लूंगा, तो ये मैंने ऐसे फोर्स लगाया, फोर्स इन द सेंस टॉर्क, ये टॉर्क, ये टॉर्क, ऐसे घुमा रहा हूं तो जितना टॉर्क लग रहा है यहां पर भी उतना ही लगेगा, ऐसे ऐसे सेम टॉर्क लगेगा। तो ये Ix और Iy के लिए तो सेम लग रहा है, सो Ix इज इक्वल टू Ix प्लस Iy इज इक्वल टू Iz, क्योंकि परपेंडिकुलर है वो, तो Ix के लिए जितना होगा Iy के लिए उतना ही होगा। मतलब मैं ऐसे ऐसे घुमाऊं या मैं ऐसे ऐसे रोटेट करूं, सेम टॉर्क ही लगने वाला है, तो दोनों सेम है, तो 2Ix लिख लो या 2Iy लिख लो, वो लिख लिया। Iz तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाला तो कौन सा, ये परपेंडिकुलर था। अभी Ix और Iy क्या था, मुझे क्या है ये पता है, ये वाला पता है मुझे, और ये वाला नहीं पता है, और ये वाला नहीं पता है, तो वो वाला जो नहीं पता है उसको मैंने 2Ix और 2Iy लिख लिया, Z वाला तो पता है तो उसको मैंने mr स्क्वायर लिख लिया। तो Ix कितना आ गया, mr स्क्वायर बाई 2। तो मतलब ये वाला तो पता था mr स्क्वायर है, लेकिन अब ऐसे रोटेट करने के लिए कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, mr स्क्वायर बाई 2, और अगर ऐसे रोटेट करना है तो भी कितनी होगी, mr स्क्वायर, Ix भी उतना होगा और Iy भी उतना ही होगा, डन। तो वो हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं फाइनली फाइंड करे तो वो हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। कैसे, देखो फिर से क्विक रिवीजन, ऐसे ऐसे करूंगा तो mr स्क्वायर आ गया, ऐसे ऐसे करूंगा तो mr स्क्वायर आ गया, ऐसे कर रहा हूं तो mr स्क्वायर बाई 2, और ऐसे कर रहा हूं तो भी mr स्क्वायर बाई 2। क्यों, क्योंकि पहले जो फाइंड किया था ये, और अभी जो मैं बोल रहा हूं वो परपेंडिकुलर है सबके सब। अभी ये एक ऐसे है तो ऐसे में कैसे, ऐसे वर्टिकल है तो वर्टिकल के लिए ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, तो ये जो घुमा रहा हूं वो, और जो पहले से थी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और दूसरा ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे 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 घुमा रहे हैं, तो ये और ये वो भी परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों की तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये मुझे पता है, ये दोनों सेम है, तो वो Ix इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, Iy इज ऑल्सो इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, डन। अगर पूछे तो ये तो उसकी सेंट्रल जो पॉइंट था हमारा, उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है, लेकिन कोई बोले कि अक्रॉस द डायमीटर अगर रोटेट कर रहा हूं, डायमीटर के अराउंड में रोटेट करें तो वो हो जाएगी mr स्क्वायर बाई 2, डन। अब अगर बोले कि ये डायमीटर के अराउंड में तो mr स्क्वायर बाई 2 है, लेकिन डायमीटर के अराउंड नहीं, यहां पूछे, यहां पे देखो ये मेरी रिंग है, ये रही रिंग, सेंटर ऑफ मास के अराउंड में mr स्क्वायर, डन। हाँ या ना, बहुत गरबा तो नहीं खेला ना नींद नहीं आ रही है ना। देखो सेंटर ऑफ मास के अराउंड में mr स्क्वायर, ओके। अब
कहां पूछ रहे हैं, यहां पूछ रहे हैं, तो ये जो डायमीटर था उसके जैसा ही तो है ये, डन। लेकिन एंड पर है, ऐसे ऐसे है, ऐसे बीच में नहीं है, ऐसे है, तो बीच में होता उसके लिए क्या है, mr²/2। लेकिन यहां पर फाइंड करना है, तो ये बीच में था वो और यहां पर है वो, दोनों तो पैरेलल हो गए, तो वहां पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था, जो पता है वो प्लस md², डन। तो जो पता है वो क्या है, तो यहां पर जो पता है वो क्या है, mr²/2, तो mr²/2 लिख दिया, प्लस md², तो m और डिस्टेंस जितना हो वो, तो ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है r, तो mr², तो वो टोटल हो गया 3/2 mr²। अंडरस्टूड, पक्का। क्या पूछा है, ये सब अलग अलग है, हमें तो सिर्फ बोले कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, तो उसकी एक्सिस के अराउंड में mr², उसके डायमीटर के अराउंड में कितना, mr²/2, तो फिर वो डायमीटर ऐसे वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, दोनों के अराउंड में mr²/2 ही आएगा। लेकिन ये डायमीटर ऐसा है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ कितना, ये एक्सिस के अराउंड में कितना, अरे ये वापस नया ले आए, तो यहाँ पर जो था वो मुझे पता है, तो यहाँ पर के लिए मैं फाइंड कर सकता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो वो कहेगा, तो हमारा 3/2 mr² आ गया। अब वो सब रटना नहीं है, वो तो तुम फाइंड कर सकोगे, एक एक्सिस का पता हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से तो दूसरा फाइंड कर सकते हो, डन, ओके। चलो, तो ये सारे हमें याद रखने हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड बॉडीज, ओके, कि स्टैंडर्ड बॉडीज के लिए, ओके, स्टैंडर्ड बॉडीज के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या वो गर्मी लग रही है, हाँ, करके देखते हैं। चलो, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम स्टैंडर्ड, अभी सभी बॉडी के लिए हम ऐसे इंटीग्रेशन करने तो बैठेंगे नहीं, सभी बॉडी के लिए कहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ऐसा सब करेंगे। तो फिक्स्ड शेप के लिए उन्होंने कैलकुलेट करके हमें दिया हुआ ही है, हमें सिर्फ याद रख लेना है। करते कैसे है वो मैंने तुम्हें बताया, जैसे कि अभी यहाँ पे रिंग ड्रॉ कर दूं और फिर मैं बोल दूं कि रिंग के लिए फॉर्मूला है mr², कहां से आया कैसे आया, तो ऐसे फाइंड करना पड़ता है, तो वैसे आया, डन। फिर डायमीटर के अराउंड में mr²/2 होगा, तो वो हम डायरेक्टली याद रख लेंगे कि mr²/2 है, फिर ये सब करने नहीं बैठेंगे, अंडरस्टूड। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आता कैसे है, और कहीं पे कुछ ऑड पूछ ले तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये पता है तो यहां से यहां कैसे आएंगे, वो हमने समझा, अंडरस्टूड, ओके। तो रिंग के लिए mr²/2। नाउ फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं, देखो ये हमारा होलो सिलेंडर है, क्या है, होलो सिलेंडर, सिलेंडर है लेकिन होलो है, बीच में कुछ नहीं है। तो होलो सिलेंडर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस के अराउंड में क्या आएगा, सेम mr² आया था ना रिंग के लिए, वही आएगा। होलो सिलेंडर है, उसको ऐसे पिचका दो तो क्या बन गई, रिंग ही तो बन गई। होलो सिलेंडर है, उसको ऐसे ऐसे पिचका देंगे तो क्या बन गया, रिंग ही बन गई ना, तो रिंग का जो आएगा वही आएगा mr², डन। नाउ अगर देखो कि अगर हमारे पास सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर नहीं, कौन सा, सॉलिड सिलेंडर, मतलब अंदर मटेरियल भरा हुआ है, ओके, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए है हमारा mr²/2। जैसे हमने वो उसके लिए देखा ना कि भाई रिंग के लिए डायमीटर के अराउंड में क्या होगा, तो mr²/2, तो वैसे ही यहाँ पे हम डायरेक्टली याद रख लेंगे mr²/2। अगर देखो जैसे मैंने बोला कि सॉलिड सिलेंडर के लिए हमने याद रख लिया mr²/2, लेकिन पूछा है तुम्हें यहाँ पर, ये एक्सिस पर नहीं पूछा है, ये एज वाली एक्सिस पर पूछा है, तो फिर ये वाली एक्सिस के लिए पता है mr²/2, एज वाली एक्सिस के लिए फाइंड करना हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, तो भाई जहां पता है वो वाला mr²/2 प्लस अगेन m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m इंटू डिस्टेंस है r, तो mr का स्क्वायर, वो ऐड कर दिया तो 3/2 mr² आ गया। वो सब याद नहीं रखेंगे, फिर तो मैं बोलूं कि भाई यहाँ फाइंड करो, लो, तो फिर कुछ नहीं, जो पता है वो प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास, डन, ओके। तो वो है हमारा mr²/2, होलो सिलेंडर के लिए mr², सॉलिड सिलेंडर के लिए mr²/2। देन अगर ऐसा रॉड हो, ये पेन जैसा ऐसा रॉड हो, तो रॉड के जो मास होगा, सेंटर ऑफ मास रॉड का एकदम बीच में, उसके अराउंड में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ रहे हैं, उसकी लेंथ अगर l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12,
क्या हो जाएगा ml²/12 डायरेक्टली याद रख लो। ओके, किसके एक्सिस याद रखना, कौन सी एक्सिस, ओरिजिनल जो एक्सिस होगी, रॉड है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, वो एक्सिस के अराउंड में कितना होगा ml²/12। ओके, देन नेक्स्ट स्फीयर। ओके, अगर स्फीयर होगा तो क्या होगा, सो स्फीयर के केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr²। तो अभी स्फीयर की एक्सिस जो होगी वही, तो वो क्या हो गया 2/5 mr², कितना 2/5 mr²। तो स्फीयर की एक्सिस ये वाली है एक्सिस। अगर मुझे पूछ ले कि उसके पैरेलल ये वाली एक्सिस है, वहां पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पता है वो पहले लिख लो 2/5 mr²। अब अगेन प्लस करना है, तो मास तो m ही है और उसका डिस्टेंस जो होगा उसका स्क्वायर का mr², ये प्लस किया तो वो आ गया 7/5 mr²। वो याद नहीं रखेंगे, वो ऐसा पूछा तो वैसा करेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ। तो कितने याद रखे हमने, सबसे पहले रिंग के लिए mr², फिर होलो सिलेंडर के लिए उसके जैसा ही mr², फिर सॉलिड सिलेंडर के लिए mr²/2, फिर रॉड के लिए ml²/12, फिर स्फीयर के लिए 2/5, 5/2 का उल्टा है। ओके, 2/5 ओके mr²। ओके, सो 2/5 mr², डन। चलो वहां आते हैं, अगर तुम्हें कोई होलो सिलेंडर दिया हुआ हो विथ इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, कुछ थिकनेस वाला होलो सिलेंडर, एकदम पतला वाला होलो सिलेंडर गिवन है, एक ही रेडियस है तो कोई बात ही नहीं, यही वाला करना है हमें mr²। लेकिन दो रेडियस है, मतलब ऐसा सिलेंडर गिवन है, तो उसके लिए क्या करेंगे m/2 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ओके, तो वो क्या है, तुम याद रख सकते हो कि जो होलो के लिए क्या आ रहा था, होलो के लिए आ रहा था mr², सॉलिड के लिए क्या आ रहा था mr²/2, तो ये भी mr²/2 ही है, लेकिन दो है तो r1² प्लस r2² करेंगे। सॉलिड जैसा ही है वैसा याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन r2 है तो फिर r1² प्लस r2², माइनस मत कर देना, r1 भी लेना है प्लस r2, r1² प्लस r2²। फिर अगर कोई ऐसी रेक्टेंगुलर शीट गिवन है, रेक्टेंगुलर शीट, तो सपोज उसका एक लेंथ होगा a, विड्थ होगा b, व्हाटएवर, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो उसके लिए क्या था ml²/12, किसके लिए, रॉड के लिए, तो शीट के लिए क्या होगा m/12 a² प्लस b²। a क्या है हमारी, कुछ व्हाटएवर लेंथ लो विड्थ लो जो भी हो, थिकनेस नहीं लेने वाले, थिकनेस नहीं, लेंथ एंड विड्थ की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर शीट है, शीट की थिकनेस की हम बात नहीं करने वाले। जैसे कि तुम्हारा ये है तुम्हारी रेक्टेंगुलर शीट, तो ये हो गई तुम्हारी लेंथ, ये हो गई तुम्हारी विड्थ, ये थिकनेस की हम बात नहीं कर रहे। डन। तो कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्टली m/12, जैसे रॉड के लिए है वैसे m/12 और फिर a² प्लस b²। अगर स्क्वायर शीट पूछी हुई तो a और b सेम होता है, स्क्वायर में a और b सेम होता है, तो m/12 a² प्लस a², तो कितना हो गया 2a², तो 2 नीचे चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ma²/6, अगर रेक्टेंगुलर स्क्वायर शीट पूछी हो तो। डन। ओके, सो m/2 r1² प्लस r2², शीट के लिए m/12 a² प्लस b²। अगेन रॉड आया फिर से, तो ml²/12 था, लेकिन ये होलो रॉड है, होलो। ओके, तो होलो रॉड के लिए वो 12 था और यहां पर कितना करना है 3 डिवाइडेड बाई 3, ml²/3 होलो रॉड के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्फीयर, यहां पर हमने किया था 2/5 mr², ये होलो स्फीयर है, जस्ट लाइक फुटबॉल, होलो स्फीयर। ओके, हॉकी का बॉल नहीं, हॉकी का बॉल ये है और फुटबॉल ये है, और से ये हॉकी का बॉल है और टेनिस बॉल है। डन। ओके, तो वो होलो है अंदर से, तो उसके लिए क्या है, वो 2/5 था, ये क्या है 2/3 mr²। डन। अब देखो ये एक्सिस पे 2/3 mr² है, अभी कोई यहां पूछ ले तो कोई बात नहीं, जो पता है वो प्लस mr² कर दिया, जो भी आंसर आएगा वो। डन। तो फिर से ये क्या हो गए, होलो सिलेंडर जिसमें दोनों थिकनेस गिवन हो, इनर एंड आउटर रेडियस गिवन हो, तो उसके लिए क्या करेंगे
mr स्क्वायर बाई 2, लेकिन m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हाँ बोलो मेरे भाई, डन। ओके, तो वो हो गया हमारा होलो के लिए। देन से रेक्टेंगुलर शीट के लिए तो क्या हो जाएगा, m बाई 12, तो m बाई 12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो a b दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, a इज इक्वल टू b। देन होलो रॉड के लिए वहां पर क्या था, 12 था, अब यहाँ पे आएगा 3, m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। और होलो स्फीयर के लिए, सॉलिड के लिए 2/5 था, यहाँ पे आएगा 2/3, सो 2/3 mr स्क्वायर। डन, सारे याद रह गए, याद कर लो, मैं पूछता हूँ। देख कर याद करोगे, देख कर याद करोगे। चलो बस, चलो बोलो नहीं भाई। कितने याद है? फर्स्ट तो I is equal to, नहीं, किसके लिए लेकिन? मतलब जो हम रिंग ऐसे, रिंग के लिए। अच्छा हाँ, रिंग के लिए क्या? I is equal to mr स्क्वायर। फिर अगर I x है हाँ, डायमीटर के अक्रॉस। हाँ, तो I m स्क्वायर बाई 2, I इज इक्वल टू mx स्क्वायर और से mr स्क्वायर डिवाइड बाई। हाँ, फिर अगर वो बॉल पूरा भरा हुआ स्फीयर। स्फीयर, हाँ, तो सर I is equal to 2/5 m r स्क्वायर। mr स्क्वायर। हाँ, बस mr स्क्वायर। हाँ, वो उसका सिर्फ 2/3 हो जाएगा। हाँ करेक्ट। फिर सर एक वो वाला है रॉड, जिसके अंदर दो स्फीयर है ना, मतलब दो स्फीयर नहीं, दो रेडियस अंदर ना, हाँ वो वाला। हाँ, क्या था वो? तो m/2 r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। शीट वाला। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो चलो बस बस घर से करना है। m/12 ही है, यस, m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, चलो थोड़े न्यूमेरिकल देखते हैं। तो दीज आर दी कंसेप्ट, रुको मुझे देख लेने दो कि कुछ बाकी नहीं रह जाता। हाँ, तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, हमने रेडियस ऑफ जायरेशन भी पढ़ा, एंड हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन, यस वी हैव डिस्कस्ड। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन सिस्टम अबाउट x डैश। तो ये हमारा सिस्टम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है AAA, ये हमारी एक्सिस है x डैश, और इसको हमें रोटेट करवाना है। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कैसे, ये एक्सिस है तो ये पूरा का पूरा ऐसे 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 रोटेट हो रहा है, ऐसे। डन, ओके। हाँ यस, तो पूरा ट्रायंगल ऐसे 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 रोटेट हो रहा है, ये एक्सिस के अराउंड में। ओके, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है, तो कैसे करेंगे? हमारा जो, देखो अब ये ऑब्जेक्ट है वो तो एक्सिस के ऊपर ही है, तो उसका आर कितना होगा? ये 3 ऑब्जेक्ट है, ऐसे 3 मास है, तीनों मास के लिए हम फाइंड कर लेंगे और सम कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा? m r स्क्वायर, तो m तो m है, लेकिन r स्क्वायर, r क्या है? r
नहीं, डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस। तो कितना है वो? ये कहाँ है? ये एक्सिस है और यही एक्सिस पर वो मास है, तो डिस्टेंस कहाँ है? हाइट ऑफ द ट्रायंगल होगा सर। नहीं नहीं, ये एक्सिस है और मेरा मास यहाँ है, तो डिस्टेंस कौन सा हुआ? ये मास से ये एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। लेकिन मैं बोलूं कि कोई मेरा पॉइंट यहाँ पर है एक्सिस पर, अब बताओ कि ये पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 0 0 है, एक्सिस पर ही तो है वो ऑब्जेक्ट, एक्सिस के ऊपर है ना ये मास, तो एक्सिस के ऊपर है तो डिस्टेंस क्या हो गया? 0। तो उसके लिए mr² लिखेंगे, लेकिन r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसके लिए भी mr² लिखेंगे, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसके लिए भी mr² लिखेंगे, सबका सम कर देंगे, ये दोनों का 0 है, इसका क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा। डन। अब ये डिस्टेंस जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा। अब ये टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये a है तो आधा हो जाएगा a/2, ये a है, अरे किया हुआ है, ओके। सो ये हो जाएगा a/2, ओके। ये a/2, ये मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो भाई पाइथागोरस लगाओ, तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा? से a इज इक्वल्स टू r3 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। डन। सो r3 हमें मिल जाएगा √3/2a। डन। क्या किया? ये हाइपोटेनियस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो a/2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a²। तो आगे पीछे करेंगे तो माइनस आ जाएगा, फिर सारी वैल्यू जैसी है वैसी ही, तो r3 की वैल्यू क्या आ गई? √3/2a। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करो, ये 0 है r1 वाला, और ये 2 वाला भी 0 था, r3 वाला सिर्फ एक बाकी है, ये सब तो 0 हो गया, तो वो आ गया ma² √3/2 टू द होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया तो √3 का 3 हो गया, a का a स्क्वायर हो गया, m तो है ही, और डिवाइड/2 का डिवाइड/4 हो गया, स्क्वायर हो गया। दैट्स इट, तो दैट इज आवर आंसर, 3/4 ma²। डन। सिंपल, बस ऐसे न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आ गया? ओके, चलो। देन देखो, 2 डिस्क ऑफ द सेम मटेरियल, 2 डिस्क है, डिस्क सीडी जैसे 2 डिस्क है, मटेरियल सेम है, थिकनेस भी सेम है, हैव रेडियस, दोनों की रेडियस अलग अलग है, एक छोटी डिस्क है एक बड़ी डिस्क है, ओके। तो एक की रेडियस है 0.2 मीटर, दूसरे की है 0.6 मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस। तो ये डिस्क है, उसकी ये एक्सिस है, ऐसे गोल गोल घूमेगी, फिर छोटी डिस्क है, उसकी भी एक्सिस है, वो भी गोल गोल घूमेगी। तो बस दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों की ढूंढनी है, तो दोनों के लिए हमें लिखना पड़ेगा भाई mr²। दोनों का मास गिवन है नहीं, दोनों का मास गिवन नहीं है, बोला है सेम मटेरियल है, थिकनेस सेम है, लेकिन मास नहीं गिवन है। तो अगर ऐसा केस हो, कल भी हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर ऐसे मास गिवन ना हो लेकिन एरिया गिवन हो, तो हम एरिया का रेशियो ले सकते हैं, ओके। तो एरिया का जितना रेशियो होगा मास का भी उतना ही रेशियो होगा। तो हम छोटी डिस्क, ये छोटी डिस्क है, ये r1 है, तो उसका एरिया निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? πr1² डिस्क का एरिया। ये r2 है तो πr2²। तो मास एरिया का जो रेशियो होगा ये 1/a2, दैट इज इक्वल्स टू मास 1/मास 2। सो मास 1/मास 2 इज इक्वल्स टू r1²/r2²। नाउ फॉर्मूला हमें रेशियो पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सो I1 इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा? डिस्क है, ओके। तो डिस्क के लिए फॉर्मूला क्या है? याद रखो, mr²/2 डिस्क के लिए फॉर्मूला है, रिंग नहीं, डिस्क। रिंग के लिए mr², डिस्क के लिए mr²/2 फॉर्मूला है, वो टेबल में नहीं था। डिस्क मतलब ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग में बीच में यहाँ पर भी मटेरियल भरा हुआ है, तो ये डिस्क हो गई। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? या अंदर जो रिंग में ये दिख रहा है खाली जगह, वहां पे सॉलिड है, भरा हुआ है, तो वो क्या हो गया? mr²/2। तो वो हो जाएगा m1²r1²/2, यहाँ पे हो जाएगा m2r2²/2। 2 तो वैसे भी कैंसल्ड हो जाएगा, r1²/r2² पहले से है, m1/m2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी r1²/r2², तो ये तो 4 हो गया, r1/r2⁴ रेडियस पता है, वो वैल्यू पुट कर दी 0.2 0.6⁴, तो वो हो गया डायरेक्टली कितना हो गया? r1/r2 इज इक्वल्स टू 2/0 सब कुछ का 2/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 2 3 6, 1/3 करेक्ट। ये 0.2/10 लिखो, इसको 6/10 लिखो, 10 10 गया तो 2/6 आ गया,
2/6 मतलब 1/3 हुआ, 2 3 सा 6, तो 1/3, 1 का 4 1 ही होता है और 3 का 4 81, तो 1/81. ओके, तो आंसर इज 1:80. डन. ओके, सो थोड़ा ये देखने से ऐसा लगेगा कि यार अब यहाँ कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाए, लेकिन लगाने की ट्राई करो. एरिया मास नहीं है तो फिर एरिया का सपोर्ट हमें लेना पड़ेगा. डन. ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मीटर स्केल. मीटर स्केल मतलब जिससे हम लेंथ मेजर करेंगे, जस्ट लाइक हमारी जो फुट पट्टी होती है ना, स्केल वही, तो उसको हम रॉड जैसे कंसिडर कर सकते हैं. सो मीटर स्केल, मीटर स्क्वायर मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी, मीटर. मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, मीटर. 1 मीटर और से 100 सेंटीमीटर, उतनी मैक्सिमम लेंथ होगी. स्केल ऑफ अ मास, जिसका मास गिवन है 0.6 kg, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर. देखो कौन सी एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्केल एंड लोकेटेड एट द 20 सेंटीमीटर पोजीशन ऑन द स्केल. देखो यही स्केल है मेरी 1 मीटर स्केल मान लो, इसकी लेंथ ये कितनी होगी 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर टू द स्केल, अब ये अगर मैंने ये एक्सिस ले ली, ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस ले लो, ये एक्सिस ले ली, तो ये स्केल से परपेंडिकुलर ही तो है, करेक्ट. तो उसके लिए तो हमें फॉर्मूला पता ही है, कितना क्या था, m/12 या नहीं, रॉड का 12, करेक्ट. सो ml²/12, ये कितना है, l 100 सेंटीमीटर, उसको मीटर में लिख दो. ओके, तो 1 मीटर है. मास गिवन है, मास गिवन है, मास गिवन है, सब कुछ पता ही है अब तो देखो, लेकिन कहा यहां पे फॉर्मूला मिला ना तुम्हें, तो हमें तो सेंटर ऑफ, जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, वो जो बीच वाली एक्सिस है, उसके अराउंड में फॉर्मूला पता है ml²/12, लेकिन वहां नहीं पूछ रहे, वो कहां पूछ रहे हैं, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्केल एंड लोकेटेड, परपेंडिकुलर तो है लेकिन लोकेटेड एट द 20 सेंटीमीटर पोजीशन. तो सोचो ये 0 है, ये 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पे बीच में होगा 50 सेंटीमीटर, और उन्होंने कहा बोला है 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर होगा. तो 20 सेंटीमीटर में ये एक्सिस के अराउंड में कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मुझे ये बीच वाली एक्सिस के अराउंड में मिल गया ml²/12 करके, यहां से तो मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा. मुझे यहां पूछा है तो कौन से थियरम लगाऊंगा, पैरेलल. यहाँ का पता है और यहाँ का ढूंढना है, तो ये तो पैरेलल हो गई ना दोनों एक दूसरे के. ये बीच वाले एक्सिस के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और 20 सेंटीमीटर पे फाइंड करना है, तो ये और ये दोनों एक्सिस कौन सी हो गई, पैरेलल एक्सिस. तो पैरेलल एक्सिस में ये वाला तो पता है, ये वाला पता है, तो कितना है ml²/12, और ये कितना है, तो वो m इंटू ये डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, तो ये 20 सेंटीमीटर है, और ये मिडल पे कितना होगा 50 सेंटीमीटर, तो 50 - 20 कितना हो गया 30. ये मिडल पे 100 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा 50, और मुझे 20 पे ढूंढना है, तो 20 और 50 बीच में डिस्टेंस कितना है 30, तो 30 को मीटर में लिख दो 0.3, उसका स्क्वायर. इसको रॉड, क्योंकि हम फिर बाकी कैसे कंसीडर कर सकते हैं, रेक्टेंगल शीट करके कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशंस वैसे गिवन होने चाहिए. डायमेंशंस अगर तुम्हें ए और बी गिवन होते तो हम रेक्टेंगुलर शीट कंसीडर करते. तुम्हें क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंगली करना है. यस, करेक्ट है कि वैसे हम एज्यूम कर सकते हैं, बट ए और बी अगर तुम्हें गिवन होगा, ए और बी गिवन होगा तो रेक्टेंगुलर शीट कंसीडर करो. और अगर तुम्हें डायरेक्टली एम एल लेंथ गिवन है ना, यहाँ पर तो कुछ बोला ही नहीं है, यहाँ पर तुम्हें ना ए और बी बोला है ना तुम्हें लेंथ बोला है, लेकिन अगर हम रॉड कंसीडर करें तो मीटर स्केल से हमें लेंथ तो मिल गई. अगर उसको तुम रेक्टेंगुलर शीट बोलो तो लेंथ मिल गई 1 मीटर और से 100 सेंटीमीटर. बी कहाँ मिला, नहीं मिला. अंडरस्टूड. सो क्वेश्चन तो करेक्ट है लेकिन आंसर पता चल गया. ओके, हमें डेटा ही नहीं गिवन, दैट्स वाई हमने मीटर स्केल को कंसीडर कर लिया एज अ रॉड. अंडरस्टूड. ओके, सो चलो, और रॉड भी कंसीडर किया है, तो देखो रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कहीं पर रेडियस नहीं आती, लेंथ ही आती है. ml²/12 है, mr²/12 नहीं है. समझ में आया. तो रॉड तो मेरा इतना मोटा हो या इतना छोटा हो,
लेंथ के रिस्पेक्ट में मुझे मिलेगा, ना कि रेडियस के रिस्पेक्ट में। इतना रॉड होगा तो भी और इतना मोटा रॉड होगा तो भी, अगर दोनों की लेंथ सेम है और दोनों के मास सेम है, हो नहीं सकते, लेकिन अगर सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों की सेम आएगी, भले ही दोनों की रेडियस अलग अलग है। अंडरस्टूड? ओके, तो वहां पर तो रेडियस आ ही नहीं रही है, लेंथ ही है, तो लेंथ तो फिर रेक्टेंगुलर शीट की भी होती है और रॉड की भी होती है। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, सो ml²/12 हमारा यहां पर मिलेगा, लेकिन मुझे यहां फाइंड करना है, तो वो जो मिला वो ml²/12। ओके, यहाँ ICM जो मिला है वो, तो ICM तो हमारा m कितना है 0.6, L कितना है 1 मीटर डिवाइडेड बाय 12, ये वैल्यू पुट कर दी। अभी मास 0.6 और डिस्टेंस, तो भाई यहाँ और यहाँ का बीच का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 का स्क्वायर। तो वो ये सब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.104। अब कुछ करना नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0.6/12 इसको लिखेंगे 6/10, 6/10 लिखेंगे, 6 2 12 हो जाएगा, तो 1/20 हो गया। इसका क्या करेंगे, ये 0.6 और 0.27 हो जाएगा, 0.3 दो बार है, सॉरी 27 नहीं 9 होगा, सॉरी हाँ। सो 0.3 इंटू 0.3 तो क्या हो गया 3/10, 3/10 मतलब कितना हो गया 9/100, 9/100 मतलब 0.09, 0.09 इंटू 0.6 तो हो जाएगा 0.056, 9 6 54। ओके, वो हो गया, और डायरेक्टली सम अप करके हमारा आ गया 0.104 यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। डन? कहाँ है वो 104, ये रहा। डन? ओके, तो ऐसे ही डिफरेंट केस है। अब देखो 4 थिन रॉड्स ऑफ सेम मास, 4 रॉड है, चारों के मास सेम है, चारों के मास सेम है एंड लेंथ है, सबकी लेंथ भी सेम है, फॉर्म अ स्क्वायर। तो वो 4 रॉड मिलकर ऐसे स्क्वायर बना दे रहे, सबके मास सेम है, सबकी लेंथ भी सेम है। ओके, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन, अभी कहां ढूंढनी है वो ध्यान से, अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर O। तो ऐसे स्क्वायर बनेगा, तो ये सेंटर O है, तो ये एक्सिस ले ली, उस पे मुझे ढूंढना है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, तो यही एक्सिस पे मुझे ढूंढना है। अब ये एक्सिस पे ढूंढना है, तो ये रॉड है सब। अब मुझे कहां पता कि कैसे है, ये मेरा क्या है एक रॉड, तो एक रॉड में ये जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां पर जो एक्सिस होगी उसके अराउंड में मुझे पता है। यहाँ पे ये रॉड है, ये एक रॉड है, ये सेंटर ऑफ मास, अभी मैंने ऐसे लिया था, ऐसे बोला था ना, ये ऐसे नहीं किया अभी मीटर स्केल में, ऐसे मैं वही चीज बता रहा हूँ, ऐसे वर्टिकली स्क्वायर बनाना है इसलिए। तो ये तो मुझे पता है रॉड का, अभी तो फाइंड किया ml²/12, तो यहां पर आ जाएगा ml²/12, तो यहाँ पे ml²/12 और ये एक्सिस दोनों पैरेलल, दोनों क्या है पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ये जो O होगा वो पॉइंट पे हमें ढूंढना है ऐसे, और ये रॉड है उसकी ये एक्सिस में मुझे पता है, तो ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है या परपेंडिकुलर, पैरेलल ही है। तो यहाँ का अगर मुझे पता चल गया तो यहाँ का तो फिर पता ही है ना, डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो मिल जाएगा। तो कैसे होगा, फॉर 1 रॉड अगर हम कैलकुलेट करें, सो इसके सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ml²/12, सो से ml²/12, और फिर दूसरा ऐड करना है, तो दूसरा कितना ऐड करेंगे, उसका मास तो m, और ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो ये टोटल डिस्टेंस l है और ये स्क्वायर है, तो बीच वाला l/2 होगा, सो इसलिए कर दिया हमने l/2 का स्क्वायर। तो फिर सिंपली m दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया 1/12, ओके, मतलब l² भी कॉमन लिया है, तो l² बाहर निकल गया, उसको इस साइड लिखा हुआ है 1/12, और ये भी हो जाएगा ml², तो m भी बाहर है, l² भी बाहर है, तो ये 1/4 हो गया। डन? ओके, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ml²/3, देखो 4 इधर जाएगा, 12 इधर जाएगा, तो 4 and 12 16, 16/48, तो 1/3 आ गया। ओके, सो ml²/3, ये ml²/3 एक रॉड के लिए मिला, एक रॉड की वजह से ये एक्सिस पे अगर गिनेंगे तो वो कितना हो जाएगा ml²/3, तो चारों के लिए सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये लो, इसके सेंटर यहाँ पे कितना होगा ml²/12, दूसरा कितना ऐड करना है, ये डिस्टेंस भी वापस कितना होगा, ये l है तो ये l/2 ही होगा, ये लेंगे तो इसके जैसे ही आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी l/2 है, इसके लिए फाइंड करेंगे ये डिस्टेंस भी l/2 है, तो सबके लिए सेम आएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देना है। समझ में आ रहा है? ओके, सो आई नेट हमने फाइंड किया 4 इंटू दिस i, तो 4/3 ml²। ओके, तो ये हमारा आंसर।
आया समझ में क्या किया? 4 रॉड थे, चारों का मास सेम, चारों का लेंथ सेम, चारों से एक स्क्वायर बनाया और स्क्वायर बना के उसका जो सेंटर पॉइंट है उसके वो एक्सिस पर हमें फाइंड करना है। तो हमें अगर ये स्क्वायर बनाया है ये रॉड की ये सेंटर ऑफ एक्सिस पे, ये तो पता ही है हमें कितना होता है। जैसे अभी हमने फाइंड किया था कि ये रॉड है तो ये एक्सिस के अराउंड में कितना है पता था, ml²/12। अब यहां से अगर स्क्वायर बनाऊं यहां तक का डिस्टेंस, कोई बात नहीं, ये एक्सिस है, ये एक्सिस पे फाइंड करना है तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, वो डिस्टेंस हमें पता है l/2। डन। ये हमने क्या फाइंड किया था? I। एक रॉड के लिए हमने i फाइंड किया। कैसे i फाइंड किया? ml²/12 तो ये रॉड के लिए है, लेकिन वो रॉड के लिए कहां पर? यहां पर, ये यहां पर, लेकिन मुझे फाइंड करना है यहां पर। तो ये और ये पैरेलल एक्सिस हो गई, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, यहां का पता है वो तो लिख दिया ml²/12 और ये ऐड करना है तो कितना m, तो m और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस है l/2 तो m डिस्टेंस का स्क्वायर। डन, पक्का, श्योर। और फिर 4 है तो चारों में सेम डिस्टेंस है इसलिए हमने सिर्फ एड अप कर दिया। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? ओके। कितना है करना है अभी? 1 2 है, करे या बाद में? हाँ कर दे। इससे पहले के भी 2 बाकी थे ना उसके। नहीं तो 2 पेंडिंग बाकी थे। अरे यार तो तुम, मुझे तो लगा खत्म हो गया। बाकी थे। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। देखो, सो अ व्हील ऑफ मास ऑफ 10 kg, जिसका मास 10 kg है। अभी व्हील बोले, जहां जहां व्हील बोला हो ना उसको डिस्क कंसीडर करना। जहां व्हील बोला उसको क्या कंसीडर करेंगे? डिस्क कंसीडर करेंगे। कौन सी डिस्क? डिस्क का क्या होता है? ml²/2। करेक्ट, वेरी गुड। चलो, सो अ व्हील ऑफ मास 10 kg हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास दोनों गिवन है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। द रेडियस ऑफ जायरेशन विल बी, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा? रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा? रेडियस ऑफ जायरेशन का हम फॉर्मूला लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू k m इंटू k स्क्वायर। I इज इक्वल्स टू m इंटू k स्क्वायर। रेडियस ऑफ जायरेशन में यही फॉर्मूला आया था। ओके, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया? I/m। तो k इज इक्वल्स टू क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ I/m। सो k इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ I/m। I गिवन है, m गिवन है, दोनों वैल्यू पुट करोगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा 4 मीटर। सिंपल है। डन, इसमें तो ज्यादा कुछ था ही नहीं। एंड लास्ट वन, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 नहीं 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 सॉलिड मतलब वो पूरा भरा हुआ ना। हाँ तो 2/5 करेक्ट। ओके, 2/5। यस, सो सॉलिड स्फीयर ऑफ अ रेडियस r अबाउट अ सर्टेन एक्सिस इज r। देखो फिर से क्या बोला है? द रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब k, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, मतलब एक सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? k ऑफ जो स्फीयर की रेडियस r है, ऑफ रेडियस r अबाउट अ सर्टेन एक्सिस इज r। मतलब कोई एक ऐसी एक्सिस होगी, उस एक्सिस के ऊपर रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वही r है। r ही रेडियस ऑफ जायरेशन है। फिर से सेंटेंस पढ़ रहा हूं, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, मतलब एक स्फीयर है उसकी रेडियस, स्फीयर की तो रेडियस होगी तो वो रेडियस r है। ये स्फीयर की कोई एक रेडियस ऑफ जायरेशन भी होगी तो वो रेडियस ऑफ जायरेशन है k। तो द स्फीयर रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r अबाउट अ सर्टेन एक्सिस इज r। मतलब ये जो k है ना वही r बन जाता है, लेकिन कौन सी एक्सिस पे? सर्टेन एक्सिस। वो डिस्टेंस हमें नहीं बोला। मतलब क्या बोल रहे हैं? ये सेंटर ऑफ मास तो हमें पता ही है स्फीयर के लिए, ये हमारी एक्सिस है। डन, ओके। नाउ ये कोई एक्सिस है जहां पर k इज इक्वल्स टू r हो रहा है, सर्टेन एक्सिस, हमें नहीं पता कौन सी है, तो यहां पे k इज इक्वल्स टू r हो रहा है, ऐसा हमें बोला गया है। ओके, तो वो एक्सिस कितनी दूर है? हमने मान लिया कि स्मॉल d डिस्टेंस दूर है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितनी दूर है, तो वो हमने मान लिया। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस एक्सिस। ये तो हमारी नॉर्मल जो 2/5 है ना हमारा, वो ये एक्सिस पे है। 2/5 मतलब जो सेंटर वाली ये एक्सिस है उसके अराउंड में है, याद है ना? स्फीयर के लिए ये रहा,
तो ये एक्सिस के लिए गिवन है, ये एक्सिस के लिए कितना है 2/5 mr²। डन, ये वर्टिकल एक्सिस के लिए। अब वहां से एक पर्टिकुलर एक्सिस होगी सर्टेन डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमें नहीं पता, वो हमने एज्यूम कर लिया स्मॉल डी। उस पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे ना तो वहां पर k = r हो जाता है, ऐसा बोला है। Done? हाँ, k रेडियस दोनों बोल सकते हैं। ओके, हाँ, तो क्या हुआ कि ये एक्सिस हमें गिवन है। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। यहां से यहां का डिस्टेंस फाइंड करना है। k का फॉर्मूला हमें पता है, √i/m, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने यूज किया। नाउ i कितना होगा, तो ये यहां पर i कितना होगा, तो यहां पर ये ICM तो पता है 2/5 mr², तो यहां का कितना होगा, अगेन फॉर्मूला लगाओ m × डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m × डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये जो हमारा i है वो ये है, तो k का फॉर्मूला क्या है, k का फॉर्मूला है तुम्हारा √i/m, लेकिन एट पर्टिकुलर ये एक्सिस पर तुम्हारा k ही क्या बन जाता है, r बन जाता है। तो मैं k की जगह r पुट कर दूं, ये k की जगह मैंने r पुट कर दिया, i की जगह मैंने जो ये ढूंढा है वो पुट कर दिया, और m की जगह m। फिर से ये फॉर्मूला है मेरा, k की जगह मैंने r पुट कर दिया, i की जगह ये जो मुझे मिला वो पुट कर दिया, m की जगह मैंने m पुट कर दिया, तो ये मिल गया। डन, ओके। ना बस अब सिंप्लीफाई करो, m कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ r² हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5r², और ये हो जाएगा d², एंड देन 2/5r² + d², तो d² हो जाएगा r² और 2/5 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो वो हो जाएगा 3/5r², और d = ले लेंगे, 3/5 होता है 0.6, तो 0.6 × r, तो डिस्टेंस फाइंड करना था, डिस्टेंस मिल गया। ओके, फिर से क्या हमें ऐसा बोला है, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। रेडियस जायरेशन मतलब क्या, k। तो कोई एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और उसकी कोई रेडियस ऑफ जायरेशन भी होगी, तो जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वही उसकी रेडियस बन जाती है, मतलब k = r बन जाता है। कब, एक पर्टिकुलर एक्सिस पर। वो एक्सिस कितनी दूर है हमें पता नहीं है, तो वो एक्सिस यहाँ पर है मान लिया, और वो d डिस्टेंस दूर है। यहाँ पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे तो k = r है। ओके, तो हमने k का फॉर्मूला लिख दिया। i का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये मेन एक्सिस के लिए तो हमें पता है 2/5 mr², तो उससे कितना दूर है, m × d, तो md², फॉर्मूला पुट किया। अब k की जगह r पुट किया, i की जगह जो हमने ढूंढा वो पुट किया, m की जगह m पुट किया, सारी वैल्यू पता है, d = 0.6 × r हमारा आंसर। सो दैट विल बी से सर ये हमने I जो निकाला उसको बोलते क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ICM + md²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई हमारी, और ये सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढी है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस के अराउंड में ढूंढी है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया कि सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो एक्सिस के अराउंड में ढूंढना है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम किया है। हमने क्या क्या पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ा, ज्यादा कुछ कहाँ पढ़ा है। डन, ओके, समझ में आ गया पक्का। तो इसके न्यूमेरिकल है अभी थोड़े, बट इतना ही हो पाया था, तो वो जो सेंटर ऑफ मास के 2 बाकी है वो 2 न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और फिर इसका आगे चलेगा। अंडरस्टूड, ओके। अब इसके बेस पे भी जो हो सके वैसे है, ऐसे जो फॉर्मूला हमने जो लर्न किया ना वो फॉर्मूला के बेस के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है। सो जस्ट ट्राई करना, अदरवाइज हम तो आगे सॉल्व कर नहीं पाएंगे। डन।